Hello friends. Hello friends. Welcome back to my channel. So friends, today we will start a new series of environmental conventions. So friends, today is the first lecture of this series and today let's start environmental conventions. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग हर एक एग्ज़ाम में इन्वायरमेंटल इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी आता ही आता है और उनमें से और बायोडाइवर्सिटी का इन्वायरमेंट का ये एक मेजर पोर्शन होता है कि इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस कौन सी कन्वेंशंस कब हुई, कहाँ हुई, क्या पर्पज़ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ने के लिए। सो फ्रेंड्स, हमने ये सीरीज़ लाई है इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वालों के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, let's start our today's lecture. So first is रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन, इस कन्वेंशन का नाम रामसर क्यों पड़ा? क्योंकि ये कन्वेंशन कहाँ साइन की गई थी? ये कन्वेंशन साइन की गई थी ईरान, इटली में, जिसका मतलब सिटी का नाम क्या था? उस सिटी का नाम था रामसर। तो उसी सिटी के नाम से ही इस कन्वेंशन का नाम पड़ा रामसर कन्वेंशन। सो फ्रेंड्स, आगे इट वॉज साइंड इन 1971 एंड बेस्ड जो किसके लिए थी? ये वेटलैंड के लिए थी। फाइनली केम टू फोर्स इन 1975। और ये रामसर कन्वेंशन कब एक्शन में आई? ये एक्शन में आई 1975। तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि ये कन्वेंशन हुई थी 1971 में, बट ये लागू कब हुई? 1975 में। और 1975 में इट इज़ द ओनली ग्लोबल इन्वायरमेंटल ट्रीटी दैट डील्स विद पर्टिकुलर इकोसिस्टम वेटलैंड्स। ठीक है, ये तब की एक मेजर ग्लोबल इन्वायरमेंट ट्रीटी थी जो कि वेटलैंड से डील करती थी। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन। और ये वेटलैंड में इसका काम क्या होता था? इस रामसर कन्वेंशन का इसका काम था प्रोटेक्ट इट्स इकोनॉमिक, कल्चरल, साइंटिफिक एंड रिक्रिएशनल वैल्यू ऑफ वेटलैंड्स। ठीक, एज ऑन अक्टूबर 2020 देर आर 171 कंट्रीज। तो हम देख सकते हैं कि कितनी कंट्रीज ने रामसर कन्वेंशन साइन किया है? 171 कंट्रीज ने। एज ऑफ जून 2021 देर आर 2422 वेटलैंड्स। हम देख सकते हैं कि टोटल वेटलैंड्स ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे पास कितनी है? 2422 वेटलैंड्स। रामसर कन्वेंशन वाज मॉडिफाइड बाय पेरिस प्रोटोकॉल इन 1982 एंड बाय रेजिना अमेंडमेंट इन 1987। हम देख सकते हैं रामसर कन्वेंशन जो है वो दो बार मॉडिफाइड हुई है। और दो बार मॉडिफाइड कब कब हुई है? एक बार 1982 में बाय पेरिस प्रोटोकॉल और एक दूसरी बार 1987 में बाय रेगिना अमेंडमेंट। ठीक, अब हम देख सकते हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है वो भी इसी से रिलेटेड है। और मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है ये लॉन्च कब हुआ? 1990 में। एसोसिएटेड विद रामसर एडवाइजरी मिशन, रजिस्टर ऑफ लिस्ट ऑफ दोज रामसर साइट्स दैट नीड अर्जेंट अटेंशन। ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड वो वेटलैंड्स, वो रामसर साइट्स को रिकॉर्ड बनाता है जिनको अर्जेंटली रिक्वायर है, किया उनको प्रोटेक्शन के लिए अर्जेंटली रिक्वायर्ड है वेटलैंड्स को। ठीक, सो आगे हम चलते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 फेब टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ रामसर कन्वेंशन प्रोटोकॉल। ठीक है, फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1997। वर्ल्ड वेटलैंड डे फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट हुआ? 1997 में। और ये कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। ठीक, अ कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी पार्टीज जिसको हम COP बोलते हैं, तो द कन्वेंशन मीट्स एवरी 3 ईयर। सो हम देख सकते हैं कि रामसर कन्वेंशन जो है वो ट्राइनली होती है, मतलब 3 साल में एक बार, आफ्टर 3 ईयर्स होती है रामसर कन्वेंशन। ठीक, कन्वेंशन वर्क्स इन 3 लैंग्वेजेस। हम देख सकते हैं रामसर कन्वेंशन जो कि हम बोलते हैं कि एक मीटिंग है, इसमें कौन कौन सी 3 लैंग्वेजेस में इसकी वर्किंग होती है? इसकी वर्किंग होती है 3 लैंग्वेज। कौन कौन सी? इंग्लिश, स्पेनिश एंड फ्रेंच। सो कन्वेंशन कम्स विद 6 ईयर स्ट्रेटेजिक प्लान। जब भी ये कन्वेंशन होती है तो इसमें 6 ईयर स्ट्रेटेजिक प्लान बनता है। लेटेस्ट वन जो है, जो अभी लेटेस्ट प्लान चल रहा है रामसर कन्वेंशन का, वो है 4th स्ट्रेटेजिक प्लान। और ये कब से कब तक है? ये है 2016 से लेकर 2024 तक का। ठीक, कब से कब तक है? ये है 2016 से लेकर 2024 तक, विच वॉज अप्रूव्ड एट COP 12 ऑफ द कन्वेंशन। और ये कब अप्रूव हुआ? काउंसिल ऑफ पार्टीज की 12th मीटिंग में ये प्लान अप्रूव हुआ। और ये कौन सा है? 6, ठीक, 4th रामसर कन्वेंशन स्ट्रेटेजिक प्लान है ये वाला। और ये 2024 तक है, उसके बाद नेक्स्ट प्लान बनेगा।
Ramsar Convention Standing Committee has 18 members elected at COP till next COP elects new members. So हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रामसर कन्वेंशन की जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स हैं दे आर नॉट परमानेंट, ठीक है। जब इनकी काउंसिल ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग होती है उसी मीटिंग में ये मेंबर्स चुने जाते हैं, इलेक्ट होते हैं उसी मीटिंग में। और अब जैसे 2024 में इसका ख़त्म होने वाला है तो उसके बाद नेक्स्ट मेंबर्स चुने जाएंगे। रामसर कन्वेंशन हैज़ 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स। रामसर कन्वेंशन की 6 इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं। कौन कौन से हैं वो हम देख सकते हैं। वो है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN, वेटलैंड इंटरनेशनल, WWF, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वाइल्ड लाइफ एंड वेटलैंड ट्रस्ट। ये है 6 इंटरनेशनल पार्टनर्स ऑफ रामसर कन्वेंशन। तो फ्रेंड्स ये वाली इंपॉर्टेंट रहते हैं, इन 6 का पता होना, इन 6 का याद होना। किसी भी क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, कितने मेंबर्स हैं या कौन कौन से हैं या इनमें से कौन से नहीं हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपने देखना है कि कौन सा नहीं है मेंबर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज इंडिया जॉइंड रामसर कन्वेंशन। कब इंडिया ने कब ज्वाइन किया? इंडिया जॉइंड इन 1 फरवरी 1981। इंडिया ने कब ज्वाइन किया? 1 फरवरी 1981 को। Since 2022, India has 54 declared wetlands. Currently, Loktak Lake and Kiladio National Park are only 2 wetlands of India to appear in Montreux record. So, हम देख सकते हैं कि 2022 तक, अभी 2023 का रिकॉर्ड नहीं है, 2022 तक इंडिया के पास कितनी वेटलैंड्स हैं? 54। इंडिया के 54 वेटलैंड्स हैं, जिनमें से लोकटक लेक और किलाडियो नेशनल पार्क राजस्थान, ये दोनों मोंटेक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं। मतलब ये दोनों को अर्जेंट प्रोटेक्शन की रिक्वायर्ड है इनको बचाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, ये था रामसर कन्वेंशन। सो आगे हम पढ़ेंगे स्टॉकहोल्म कन्वेंशन। स्टॉकहोल्म कन्वेंशन, सो एज अ नेम सजेस्ट स्टॉकहोल्म। सो ये कहाँ पे हुई होगी कन्वेंशन? स्टॉकहोल्म में। कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, जैसे हमने अभी लिखा है POP मीन्स परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। सो हम देख सकते हैं स्टॉकहोल्म कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? पॉल्यूटेंट्स के रिलेटेड, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के रिलेटेड। रामसर कन्वेंशन किससे रिलेटेड थी? वेटलैंड्स। फाइन। एडॉप्शन ऑन 2001 इन जेनेवा स्विट्जरलैंड, कम टू फोर्स इन 2004 17 मई। सो हम देख सकते हैं स्टॉकहोल्म कन्वेंशन अडॉप्ट कब की गई? 2001 में, और फोर्स में कब आई? 2004 17 मई पे। फाइन। स्टॉकहोल्म कन्वेंशन, इसी को हम स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ इंटरनेशनल प्रोटेक्शन। सो इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट अंडर यूजिंग एमर्जिंग साइंटिफिक एविडेंसेस इन UN जनरल असेंबली इन 1968। सो हम देखते हैं कि फर्स्ट डिक्लेरेशन थी रिलेटेड टू इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट को लेके ये फर्स्ट कन्वेंशन थी। आइडिया ऑफ स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस गिवन बाय और फर्स्ट प्रपोज बाय स्वीडन। सो इसीलिए हम इसको स्वीडिश इनिशिएटिव भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं स्वीडिश इनिशिएटिव? स्टॉकहोल्म कन्वेंशन को। held from 5th to 16th June 1972 in Stockholm, first global conference on planetary environment. So environment को लेके ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी। कौन सी? स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस। इसका थीम क्या रहा था? वन अर्थ, ओनली वन अर्थ। सो इसकी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कितनी है? 122 कंट्रीज ने स्टॉकहोल्म कन्वेंशन को अडॉप्ट किया हुआ है। सो नेक्स्ट इज एम। स्टॉकहोल्म कन्वेंशन का एम क्या है? इस कन्वेंशन को बनाने का एम क्या है हमारे पास? किस लिए बनाई हमने ये कन्वेंशन? क्रिएटिंग अ कॉमन गवर्नेंस फ्रेमवर्क फॉर द प्लैनेटरी इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इजी लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं, क्रिएटिंग अ कॉमन गवर्नेंस फ्रेमवर्क, एक कॉमन फ्रेमवर्क होना चाहिए, कॉमन गाइडलाइंस होनी चाहिए फॉर द प्लैनेटरी इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इस इन्वायरमेंट को, अर्थ के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन क्या है? 70 out of 122 participating countries
which were developing or and poor countries adopted the Stockholm Declaration. ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन तो हमने देखा 122 कंट्रीज ने अडॉप्ट किया क्या, स्टॉकहोम कन्वेंशन, बट स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को कितने 70 कंट्रीज ने अडॉप्ट किया. स्टॉकहोम डिक्लेरेशन contained 26 principles that mark the beginning of dialogue between developed and developing countries. कितने principles हैं स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के? 26 principles. This built interconnections between development, poverty and the environment. Interconnection between development, poverty and the environment. एक्शन प्लान देखेंगे स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंगली क्या क्या एक्शन प्लान है. फिर हम 3 मेन कैटेगरीज में देखेंगे that were further broken down into 109 recommendations. So हम 109 recommendations नहीं पढ़ेंगे, आपको नंबर याद होना चाहिए. कितनी कैटेगरीज थी? 3, और रिकमेंडेशन कितनी थी? 109. फाइन. तो 3 मेन कैटेगरीज कौन सी हैं? फर्स्ट है ग्लोबल इन्वायरमेंट असेसमेंट प्रोग्राम, इन्वायरमेंट को असेस करना है. सेकंड, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, इन्वायरमेंट को मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए. Third is international measures to support the assessment and management activities carried out at national international levels. So कौन कौन सी हमने एक्टिविटीज़ मैनेजमेंट उनको सपोर्ट करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वो. सो 3 डायमेंशंस ऑफ द कॉन्फ्रेंस, इसको हम रिजल्ट बोल सकते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट क्या आया. फर्स्ट इज countries agreed to not harm each other's environment or areas beyond natural jurisdiction. मतलब अपनी जो बॉर्डर्स हैं हर कंट्री के, उन बॉर्डर्स को लांग के, उन बॉर्डर्स के पार जाके किसी के भी दूसरी कंट्री के इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेंगे. ये था इसका फर्स्ट रिजल्ट. सेकंड, एन एक्शन प्लान टू स्टडी द थ्रेट टू अर्थ्स इन्वायरमेंट. आज के इन्वायरमेंट को क्या क्या थ्रेट है, किस किस कारण से अर्थ का इन्वायरमेंट डिग्रेड हो सकता है, उनको स्टडी करना. थर्ड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल बॉडी कॉल्ड यूएन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम टू ब्रिंग द कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज. इन्वायरमेंट को लेके अलग अलग कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन डेवलप करने के लिए एक न्यू बॉडी का गठन किया गया जिसको हम बोलते हैं यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम. सो फ्रेंड, ये क्वेश्चन आता है कि यूएनईपी की फॉर्मेशन कौन सी कन्वेंशन के अंदर हुई है. सो इसका आंसर है स्टॉकहोम कन्वेंशन. यूएनईपी की फॉर्मेशन किसके अंडर हुई है? स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंडर. फाइन. सो की एग्रीमेंट्स, इस कन्वेंशन के अंदर कौन कौन से एग्रीमेंट्स हुए हैं. फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज मस्ट बी सेफगार्डेड. सबसे पहली बात जो एयर वाटर लैंड फ्लोरा फाना नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं इनको सेफगार्ड करना है, इनको प्रोटेक्ट करना है, इनको लिमिटेड यूज़ करना है, अपने यूज़ के अकॉर्डिंगली इसका एक्सेस यूज़ नहीं करना है. Toxic substances and heat emissions should not be allowed to exceed the capacity of environment. Fine. Poor developing nations must be supported in their struggle against pollution. जैसे हम देख सकते हैं कि डेवलप कंट्रीज हैं वो तो अपना रिसोर्सेज मंगवा भी सकती हैं, इंपोर्ट भी कर सकती हैं और अपने डेवलप भी कर सकती हैं क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है. बट जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इतनी इकॉनमी नहीं है उनकी स्ट्रॉन्ग. सो अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करना चाहिए. नेक्स्ट इज शुड सपोर्ट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर डेवलपमेंट पॉलिसीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. जो डेवलपिंग कंट्रीज की पॉलिसीज हैं उनको सपोर्ट करो, उनको गाइड करो, ठीक है, उनको हेल्प करो इन मेकिंग द न्यू फ्यूचर डेवलपमेंट पॉलिसीज. Reach an agreement on meeting the possible national and international economic consequences resulting from application of environmental measures. इन मेजर्स को अप्लाई करने के बाद जो जो कॉन्सिक्वेंसेज जो रिजल्ट आएंगे उनको एकजुट होकर उनका सामना करना. State have sovereign right to exploit their own resources as per their environmental policies. यहाँ पे स्टेट्स का मतलब है कंट्रीज़ का. कंट्रीज़ के अपने बॉर्डर्स के अंदर जो उनके रिसोर्सेज हैं कंट्रीज़ के पास प्रॉपर राइट है कि वो उन रिसोर्सेज को अकॉर्डिंग टू देयर यूसेज वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं. ये कंट्रीज़ के पास राइट है कि वो अपने
बॉर्डर के अंदर रह के रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं अपने एरिया में। Responsibility of making sure that activities within their jurisdiction or center does not cause any harm to the environment of other countries or areas beyond the limit of natural jurisdiction. इस बात का उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, इस बात का उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनके जो एरिया के बाहर जो दूसरी कंट्रीज़ है उनके ऊपर उनका इम्पैक्ट ना पड़े। मतलब उनकी जो इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ हैं, जो उनका इन्वायरमेंटल यूसेज करने का तरीका है, उससे दूसरी कंट्रीज़ पे हार्म ना होए, दूसरी कंट्रीज़ पे बैड इम्पैक्ट ना पड़े। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट, हमने पढ़ा पहले भी, ये जो थी स्टॉकहोल्म कन्वेंशन, ये फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस थी ऑन इन्वायरमेंट व्हेन द इन्वायरमेंट वाज नॉट अ ग्लोबल कंसर्न और सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर एनी नेशन। ये फर्स्ट कन्वेंशन थी उस वक्त जब वर्ल्ड का इस पर ध्यान नहीं था इन्वायरमेंट पे। वर्ल्ड जो था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में ही लीन था, उनका ध्यान टोटली इंडस्ट्रियलाइजेशन के था, बट ये कन्वेंशन फर्स्ट थी जिसने इन्वायरमेंट पे उनका ध्यान खींचा। दो कंट्री हैड इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री अंटिल 1972। 1972 तक किसी भी कंट्री के पास इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री नहीं थी। फर्स्ट कौन सी कंट्री थी जिन्हें इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री का सेटअप किया, वो था नॉर्वे एंड स्वीडन। नॉर्वे और स्वीडन फर्स्ट कंट्रीज थी जिन्होंने इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री की फॉर्मुलेशन की। और इंडिया में इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री कब फॉर्मेशन हुई, ये हुई 1985 में। तो फ्रेंड्स ये याद करने वाले पॉइंट्स हैं। फर्स्ट कंट्री कौन कौन सी थी, नॉर्वे और स्वीडन, और इंडिया में कब हुई, 1985 क्या इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री की सेटअप। इट स्टार्टेड कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंटल एरा। जायज़ है कि इसी कन्वेंशन के बाद इन्वायरमेंट को रिलेटेड वर्ल्ड जो है वो चिंतित होने लगा कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन स्टार्ट हो चुकी है। जब ये पता चला तो वर्ल्ड इस बारे में सोचना शुरू किया। मैनी ऑफ टुडेज कन्वेंशंस ट्रेस देयर ओरिजिन इन स्टॉकहोल्म कन्वेंशन। बहुत सारी जो अब की कन्वेंशंस हैं इनका ओरिजिन कहाँ से है, स्टॉकहोल्म कन्वेंशन से। अभी हम देखेंगे कौन कौन सी वो कन्वेंशंस हैं। फर्स्ट इज यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCC। सो फ्रेंड यहाँ से आपके 3 क्वेश्चंस बनेंगे डेफिनेटली है। UNFCC की जो फॉर्मेशन है वो कौन से कन्वेंशन के बाद हुई, वो हुई स्टॉकहोल्म कन्वेंशन के बाद। UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, UNCCD, इसकी फॉर्मेशन कब हुई, ये भी स्टॉकहोल्म कन्वेंशन के बाद। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD, इसकी कब फॉर्मेशन हुई, ये भी स्टॉकहोल्म कन्वेंशन के बाद इसकी फॉर्मेशन हुई है। तो फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे कि स्टॉकहोल्म कन्वेंशन के चैलेंजेस क्या क्या आए इस कन्वेंशन को सक्सेसफुल बनाने में। सबसे फर्स्ट चैलेंज ये आया कि ग्लोबल पॉलिटिक्स। ठीक है, ग्लोबल पॉलिटिक्स जो था सबसे पहला चैलेंज आया, क्योंकि मेजरली जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनका जो है डोमिनेंट नेचर यहाँ पे शो हुआ। सेकेंड है डोमिनेंस ऑफ रिच कंट्रीज एज पॉलिसीज आर मोर इन देयर फेवर। जाहिर सी बात है, जो डोमिनेंट कंट्रीज थी जिनकी इकॉनमी स्ट्रांग थी उस वक्त, वही इस कन्वेंशन को लीड कर रहे थे और उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई थी वो अपने फेवर में ही ज़्यादा बनाई थी। जैसे कि उन्होंने सबसे पहले बोला कि इन्वायरमेंट को जो डिग्रेड कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को जो हार्म कर रहे हैं, वो पॉलिसीज बंद करो। अब हम देख सकते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनके पास रिसोर्सेज भी थे, इकॉनमी भी थी, सब कुछ था, वो ये कर सकते थे। बट जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज थी या डेवलपिंग कंट्रीज थी या पुअर कंट्रीज थी वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ से हम देख सकते हैं कि डोमिनेंस ऑफ रिच कंट्रीज, क्योंकि उन्होंने पॉलिसीज ही वो बनाई जो उनके अपने फेवर में थी। नेक्स्ट इज एन अनकोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स फ्रॉम नेशंस। ये भी हम देख सकते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उन्होंने प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं किया इसमें। 3 डिग्री टेम्परेचर राइज जो उस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रही थी उसके अकॉर्डिंगली जो स्टडी की गई उसके अकॉर्डिंगली 21st सेंचुरी आते आते 3 डिग्री राइज टेम्परेचर में हो जाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि इवन 1 डिग्री राइज टेम्परेचर में हो जाए उससे भी कितना इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट में। बट उस वक्त जो इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रही थी उसके अकॉर्डिंगली स्टडी की गई कि 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होने के चांसेस हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि अनकोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स था। जो पुअर कंट्रीज है उन पे तो आप एक्शंस लागू कर रहे हैं, पॉलिसीज लागू कर रहे हैं, पर जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वो धड़ल्ले से उनका पोल्यूशन हो रहा था, वहाँ से उनकी इंडस्ट्रीज से पोल्यूशन निकल रहा था। सबसे बड़ा हर्डल इसमें ये आया पॉवर्टी। वही मैंने आपको पहले बता दिया, जो पुअर कंट्रीज थी वो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती थी।
इस कन्वेंशन का रिजल्ट ये भी था कि जो डेवलपिंग कंट्री को सपोर्ट करना है, पुअर कंट्रीज़ को, उनको हेल्प करना है, उनको उनकी पॉलिसीज़ बनाने में उनको हेल्प करना है। ये था स्टॉकहोल्म कन्वेंशन। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइट्स। साइट्स की फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है। सो साइट्स, इसकी फॉर्मेशन कब हुई? 1973। ये कन्वेंशन कब हुई? 1973 में। सो इट एम्स टू कंट्रोल और प्रिवेंट इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज और प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम देम। तो इस कन्वेंशन का एम था कि इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज प्रोडक्ट, इन पे जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनके ट्रेड पे रोक लगाना। ठीक है, उनको रोकना, कंट्रोल करना। बट इस कन्वेंशन ने ये नहीं कहा कि टोटली बैन करो। इनका ये था कि मतलब इंटरनेशनल ट्रेड हो लेकिन लिमिटेड हो और कुछ रूल्स के अकॉर्डिंगली हो। इंडिया जॉइन दिस कन्वेंशन इन 1976। इंडिया ने साइट्स कब ज्वाइन किया? 1976 में। इंटरनेशनल ट्रेड इन ऑल वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना covered under this convention is regulated through the provisions of Wildlife Protection Act 1972. So, इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली जो परमिशन दी गई वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना की ट्रेड के लिए, वो किसके अकॉर्डिंगली था? वो था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंगली। although sites is legally binding on parties, but it does not take any place of national laws. साइट्स जो था वो था तो लीगली बाइंडिंग सभी पार्टीज पे, बट इसको हम नेशनल लॉज में काउंट नहीं करते हैं। करंटली 184 कंट्रीज हैव ज्वाइंड। अभी तक कितनी कंट्रीज ने साइट्स ज्वाइन किया हुआ है? ये ज्वाइन किया हुआ है 184 कंट्रीज ने। कितनी कंट्रीज ने ज्वाइन किया हुआ है? ये किया हुआ है 184 कंट्रीज ने। UNEP is in charge of running साइट सेक्रेटरीट बेस्ड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। सो साइट्स का सेक्रेटरीट जो है वो UNEP के अंडर आता है और वो कहाँ पे है? वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। सो फ्रेंड्स, ये थे 3 कन्वेंशंस। अभी हम आगे भी बहुत सारी कन्वेंशंस पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। होप सो आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।